हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? तो बहुत बढ़िया हो गए। तो आज हम साइंस का एक और साइंस में केमिस्ट्री का एक और नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब जब मैं बात कर रहा हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, भैया है क्या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? मतलब हमें पता ही नहीं है चैप्टर का मतलब, तो आगे चैप्टर पढ़ने का क्या ही मतलब। ठीक है ना, वाह। चैप्टर का मतलब ही नहीं पता तो आगे चैप्टर पढ़ने का क्या ही मतलब, वाह वाह वाह, वेरी गुड। अच्छा छोड़ो, ठीक है, मैं भी कुछ भी बात उठा देता हूँ यार। अच्छा छोड़ो। अच्छा, कैसे हो तुम लोग? मैं तो ये पूछना भूल ही गया, या मैंने पूछा पता नहीं, मैं भूल गया। तुम लोग कमेंट्स में बता देना तुम कैसे हो, ठीक है ना, वो सब होता रहेगा। अभी तुम पढ़ाई पे फोकस करो। क्या आप बात करेंगे कि आज हम व्हाट इज पीरियोडिक क्लासिक पीरियोडिक पीरियोडिक की स्पेलिंग गलत है क्या? मुझे लग रहा है पीरियोडिक की स्पेलिंग गलत है। आई डोंट नो, मे बी सही भी हो, मैं भूल गया। ठीक है ना, जो भी है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये चैप्टर नंबर 5 है केमिस्ट्री का। और ये केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है। ठीक है ना, मतलब हमने अभी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर कार्बन कंपाउंड्स अभी छोड़ रखा है। और थर्ड चैप्टर पे भी नहीं करा, पर हम वो भी कर लेंगे। पर उससे पहले हम ये वाला चैप्टर कर लेते हैं। क्या है, अब देखो। चैप्टर 5 शुरू करने से पहले क्या बात बताऊंगा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखो, सोचो तुम्हारे घर पे क्या सब कुछ बिखरा बिखरा पड़ा रहता है। मतलब बेड के ऊपर तुम्हारे टीवी पड़ा हुआ है, टीवी के ऊपर तुम्हारा माइक्रो पड़ा हुआ है। देन तुम्हारे सर के ऊपर तुमने एसी रख रखा है। ऐसा तो नहीं करते ना तुम लोग? या तुमने जमीन पे एसी गिरा रखा है? ऐसा तो नहीं करते ना? सब कुछ बिल्कुल क्या एकदम अरेंज फॉर्मेट में है ना? सब कुछ बिल्कुल क्या ठीक ठाक, बिल्कुल बिल्कुल वे में, क्लासिफाइड वे में है, एक अरेंज वे में है। वैसे ही हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, हमारे जो धरती पर जितने एलिमेंट्स हैं, कितने अभी 118 एलिमेंट्स है, और जिसमें से 94 नेचुरल है। 94 नेचुरल है, बाकी जितने भी है वो क्या मैन मेड है। ठीक है ना? अच्छा, जितने भी हमारे एलिमेंट्स है, क्या वो सब भी ऐसे मतलब ऐसे बिखरे हुए रहे तो अच्छा लगेगा? नहीं ना। मतलब सब कुछ ही, अगर जो भी चीज अरेंज फॉर्मेट में रहे वो अच्छी लगती दिखने में, है ना? अच्छी लगती, ज्यादा बेटर लगती, खूबसूरत लगती है। तो हमने क्या करा, हमने इस एलिमेंट्स को भी एक अच्छे से अरेंज करा, और उसी क्लासिफिकेशन को, उसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना? अब देखो, अब इन सबको हम क्लासिफाई कर रहे हैं। क्लासिफाई का मतलब अरेंज करना। और इस अरेंज करने के लिए ना बहुत सारे एफर्ट्स या अटेम्प्ट्स करे गए, बोले गए तो बहुत सारे एफर्ट्स या अटेम्प्ट्स करे गए। अब वो एफर्ट्स क्या थे, वो अटेम्प्ट्स क्या थे, उस बारे में अगर हम बात करें, वो हमने नहीं करे। वो बहुत सालों पहले बात हुई है। ठीक है ना, मतलब 100-150 साल पहले की बात है। तब से स्टार्ट हुआ था अटेम्प्ट करना। क्या तब से स्टार्ट हुआ था? मतलब सबसे पहले मैं ये कहूंगा 100-150 साल भी नहीं, 200 साल पहले के आसपास की बात है। मतलब अभी 2000 चल रहा है ना, मतलब 1800 से कुछ समथिंग से शुरू हुआ था। ठीक है ना, मतलब ये सब में रिसर्च विचर्च शुरू हुआ था, 200 साल पहले की बात करूंगा। ठीक है ना? तो कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सब करा था। वैसे तो बहुत साइंटिस्ट है जिन्होंने इन सब बारे में बात करी थी, पर मेजरली अगर हम इस चैप्टर में या फिर हमारे टेंथ में बात करें, तो अभी हम यही 3 साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने क्या करा था हमारे लिए। ठीक है, अगर हम अपने इन 3 के बारे में बात करें, तो देखो इन तीनों का नाम क्या है। पहला नाम है डोबेरेनियर, दूसरा नाम है न्यूलैंड, तीसरा नाम है मेंडलीव। इनका पूरा पूरा नाम नहीं है, ये बस हम इसी नाम से बुलाते हैं जनरली, अगर हम बोले तो इसी नाम से बुलाते हैं। अब इन लोगों ने अटेम्प्ट्स करे, और वही अटेम्प्ट्स तुम्हारी बुक में लिखे होंगे। इसका नाम होगा डोबेरेनियर ट्राइड, इसका नाम होगा क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ ऑक्टेव्स ऑफ मेंडलीव, न्यूलैंड, और मेंडलीव का अलग एक वो होगा, मतलब पूरा ही। ठीक है ना, मतलब जो मीन मतलब जो पीरियोडिक टेबल जिसने अच्छी वाले बनाए थे वो मेंडलीव थे। अब हम डोबेरेनियर और न्यूलैंड के बारे में अगर बात करें, तो एक बार मैं डोबेरेनियर के बारे में सबसे पहले लिख देता हूँ। हाँ, तो जैसे मैंने अभी ये डॉबरेनियर के बारे में लिख दिया, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या करा उसने। डॉबरेनियर का पूरा नाम क्या था, पहले ये जानते हैं। डॉबरेनियर का पूरा नाम था जॉनन वुल्फगैंग डॉबरेनियर। ये नाम तुम्हें याद रखने की जरूरत है, आगे काम आता है। और इसमें एक जर्मन केमिस्ट था। कौन सा केमिस्ट था? जर्मन, मतलब जर्मन केमिस्ट मतलब एक जर्मनी का केमिस्ट था। केमिस्ट मीन की जो केमिस्ट्री को लेकर पढ़ते हैं, केमिस्ट, केमिस्ट तो पता ही होगा तुम्हें, हाँ। वो ये एस केमिस्ट मतलब वो नहीं दवाई बेचने वाला, नो, अलग केमिस्ट। ठीक है ना, वो अलग था। इसने 1870 में, 1817 में इसने कुछ बताया। क्या क्या बताया इसने ना? कुछ कुछ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के ना ग्रुप बनाए, 3-3 के ग्रुप बनाए। उन ग्रुप्स को वो क्या बोलने लगा? वो बोलने लगा ट्राइड्स। क्या बोलने लगा? ट्राइड्स बोलने लगा। उन ग्रुप्स को क्या बोलने लगा? ट्राइड्स बोलने लगा। हम एक ग्रुप के बारे में स्टडी करके देखें, मतलब उसने क्या, मतलब ऐसे जो उसने ग्रुप बना, उसने कैसे ग्रुप बना, मतलब देखो, जैसे ये लिथियम, लिथियम का एल आई होता है, लिथियम, सोडियम और फॉस्फोरस। ठीक है, ये 3 है। अब इसने क्या करा, इसने इन तीनों वजह से एक ग्रुप बना दिया। ऐसे ही जैसे मैंने ग्रुप बनाया ना, वैसे उन्होंने ग्रुप बना दिया।
अब ये जो AMS का मतलब है एटॉमिक मास, मास तो पता है ना, एटम का जो मास होता है उसको क्या कहते हैं हम, एटॉमिक मास कहते हैं। तो उसने भी ऐसे एटॉमिक मास बनाया। अच्छा तो जैसे कि 3 एलिमेंट का एटॉमिक मास है, वो क्या कहता था, कोई भी अगर उसने जैसे ट्राइड बनाया है वो कहता था जो उसका पहला एलिमेंट है और जो उसका थर्ड एलिमेंट है, अगर उन दोनों का हम एवरेज निकाले, मीन निकाले, अगर उन दोनों का हम एवरेज या मीन निकाले, ठीक है ना, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास की इक्वल आएगा। जैसे कि वो क्या करता था, जैसे लिथियम का एटॉमिक मास क्या है 6.9, इसको हम ऐसे मतलब एक तरह से 7 ही मान लेते हैं, ठीक है ना, एक तरह से हम 7 मान लेते हैं। और सोडियम का कितना है 23 है, फास्फोरस का कितना 39 है। ये क्या इसके हिसाब से कहा कि 7 और 39 का जो अगर एवरेज निकले वो 23 के बराबर आना चाहिए। अगर आया तो इसका ट्राइड मतलब ठीक बोल रहा था ये। देखते हैं एक बार इसका एवरेज किसका आना चाहिए, सोडियम के इक्वल आना चाहिए। अब एक बार देख लेते हैं 6.9 प्लस 39 ये 45.9 बनता है। इसको मैंने अप्रोक्सीमेट मतलब इसको इक्वल्स टू मत लिखो, इसको ऐसे लिख दो, मतलब पॉइंट का तो फर्क है ना, 0.01 का 0.1 का फर्क है, तो इसलिए मैंने इसको फिर 46 लिख दिया। 46/2 का तो कितना है 23 आया। देखो 23 के इक्वल आया, हाँ क्या आया। तो ये यही कहता था कि ये जो ट्राइड्स बने हैं ना, ये इसको एवरेज करने पे या तो ये इक्वल आएगा या रफली इक्वल आएगा, मतलब ठीक ठाक मतलब आ जाएगा इक्वल ऐसा वाला। तो जब ऐसे अगर इक्वल आना हो तो ऐसे इक्वल आ जाएगा, और इसी को इसने ट्राइड बनाया, ठीक है ना। ये तो अच्छी चीज है, मतलब उसने सबसे पहले ढूंढा और उसने कैरेक्टरिस्टिक निकाल दी मतलब एलिमेंट्स के अंदर, तो ये बहुत बढ़िया बात थी। पर देखो इसकी क्या एक कमी रह गई जिसने इसको मतलब थोड़ा सा अलग कर दिया। देखो क्या कमी रह गई, देखो अभी क्या हुआ, इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये बस 3 ही ट्राइड ढूंढ पाया, ये बस ऐसे 3 ही ट्राइड ढूंढ पाया। मतलब अब देखो हमारे पास उस टाइम पे ज्यादा एलिमेंट नहीं थे, पर अभी 118 एलिमेंट में से 3 ट्राइड मतलब 9 एलिमेंट, तो 118 में से 9 एलिमेंट, तो इसका कोई काम तो है नहीं ट्राइड्स का। और इस समय कुछ वैसे पता नहीं चलता कि हम इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, कोई बढ़िया फॉर्मेट नहीं मिला, इसलिए बस हल्का सा एक पुश दे दिया स्टार्ट करने पे, पर ये ज्यादा कुछ बढ़िया कर नहीं पाया। अभी ज्यादा कुछ बढ़िया कर नहीं पाया, तो ये मतलब चला ठीक है चला, पर ये ज्यादा क्या काम नहीं आया, तो ये ज्यादा काम नहीं आया। पर इसके बाद जो न्यूलैंड है ना, उन्होंने कुछ बढ़िया सा मतलब करा, तो उस बारे में मैं तुम्हें लिख देता हूँ, तुम एक बार ध्यान से पढ़ना, तुम्हें समझ आएगा। हाँ न्यूलैंड ने थोड़ा तो काम करा था, तुम अपन न्यूलैंड के बारे में पढ़ो ना, तो तुम्हारे टीचर्स पढ़ाया कुछ पढ़ाया, वो ऐसे दिखा दो न्यूलैंड बड़ा ही नेगेटिव इंसान था, बड़ा ही बेकार इंसान था, मींस न्यूलैंड ने कुछ भी नहीं करा। पर मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग है न्यूलैंड के लेके, कि मैं क्या कहूंगा, हाँ उसने काम ढंग का नहीं करा, तुम्हें पता चलेगा उसने काम ढंग का क्यों नहीं करा। जब उसने अच्छे से काम नहीं कर पाया अपना, ठीक है वो ढंग से चीज नहीं निकाल पाया, पर वो डोबेरेनियन में नहीं निकाल पाया था। पर डोबेरेनियन को क्या मानते हैं, एकदम भगवान टाइप की, उसने हाँ निकाला तो उसने स्टार्ट तो करा। पर न्यूलैंड भी ऐसे मानते कि वो बंदा ही बेकार था, उसका काम बेकार था, उसका बंदा ही बेकार, उसका काम भी बेकार नहीं था, उसने भी तो हल्का सा थोड़ा आगे और बढ़ाया ना, तो वो आगे बढ़ाया इसी का। तो अभी न्यूलैंड के बारे में तुम्हें लिख देता हूँ, तुम लोग जरा देख लेना। हाँ जी, तो अगर मैं न्यूलैंड की बात करूं, न्यूलैंड सर की बात करूं, तो न्यूलैंड सर ने क्या करा, देखो न्यूलैंड सर एक तो थे इंग्लिश साइंटिस्ट, और उन्होंने 1866 में जो बताया था वो 1866 में बताया था। अब उन्होंने क्या बताया था, देखो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है सा रे गा मा पा धा नी सा। अब मैं यहाँ पे कोई म्यूजिक क्लास नहीं दे रहा था, इधर इससे एक रिलेटेड चीज है, क्या है देखो, सारे गामा पाधा नी से दोबारा सा आ रहा है। देखो मतलब पहला 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8वां एलिमेंट है वो फर्स्ट के सेम है। ऐसे होगा ना, सारे गामा पाधा नी से दोबारा सारे गामा पाधा नी से दोबारा सारे गामा पाधा नी से, यही चलेगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि हर, देखो इसमें हर 8वां एलिमेंट, हर 8वां जो स्वर है वो इसके इक्वल होगा, होगा। बहुत बढ़िया। इसी से रिलेटेड कुछ न्यूलैंड ने भी कहा, और न्यूलैंड ने भी क्या कहा देखो, उसने जो एलिमेंट्स है ना, उस टाइम पे कुछ 56 एलिमेंट्स जानते था वो सब भी जानते थे, मतलब उस टाइम पे और ज्यादा आए नहीं थे। उसने उन सबको एटॉमिक मासेस कैसे लगा दिया, मतलब अगर हाइड्रोजन का 1 है, वैसे करते करते जिसका किसी का 2 आया, किसी का 7 आया, ऐसे करके लगाता गया, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाता गया। और उसने क्या कहा कि उसका हर एक 8वां एलिमेंट, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मिलती है। तुम्हें अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ये देखो, मैं तुम्हें बुक में दिखाता हूँ, तुम्हें बुक में तुम्हारे लिए आसानी होगी। मैं जरा बुक खोल लूँ और तुम्हें दिखाऊँ। हाँ, तुम अगर पेज नंबर अपना अगर खोलना चाहो तो अपना खोल लो, वरना मैं तुम्हें कैमरा में दिखाता हूँ। हाँ, तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ पेज नंबर 81 पे, जो ऊपर वाले टेबल है, ये तुम्हें टेबल दिख रही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये H है,
ये H, ये देखो HLIBBCNO, उसके बाद जो ये F है ना, ये इसके नीचे वाला एलिमेंट है, तो H और F की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी, कहते हैं बहुत ज्यादा सेम होगी, बहुत ज्यादा सिमिलर होगी। वैसे ही H, F, Cl, CO एंड Ni और Br, इन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी, और उसी तरह इन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी, इन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी, इन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो वो यही कहता था कि इन सब की क्या होगी, प्रॉपर्टीज सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब हर 8वां एलिमेंट उसके प्रॉपर्टीज जो वो सिमिलर होगी उसके पहले एलिमेंट से, उसके रिस्पेक्टिव पहले एलिमेंट से। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सा का प्रॉपर्टी सा की तरह है पर माँ का प्रॉपर्टी भी सा की तरह हो, नहीं, माँ का प्रॉपर्टी माँ की तरह ही होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, वही चीज है। पर देखो अब इसने इतनी अच्छी चीज बताई कि हर 8वां एलिमेंट कोई बढ़िया सा पेयर से नहीं बन रहा, अरे हाँ हर 8वां एलिमेंट कोई से बैठवा उठा लो, उसका 8वां एलिमेंट देखो सिमिलर प्रॉपर्टी, अरे वाह ये तो हो गया अरेंज, पर नहीं, इधर अरेंज नहीं हुआ। यहाँ पे उसकी क्या खामियां रह गई, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो क्या लिखा है। उसने ये तो कहा कि हर 8वां एलिमेंट हैज अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट प्रॉपर्टी, पर ये जो चीज थी ना वो ओनली कैल्शियम तक लागू होती थी। कैल्शियम कौन सा एलिमेंट है अपना, 20th एलिमेंट है। इसके बाद तुम कोई सा भी एलिमेंट लो, कोई सा भी वो तुम्हारा इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। कोई भी एलिमेंट ले लो तुम, वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। अब वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि उसकी बात क्या हो गई, गलत हो गई, वाली बात गलत हो गई, तो हम इसको ऐसे नहीं मान सकते। दूसरा, उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स थे, जो मैंने बताया कि 56 एलिमेंट्स थे, पर उन 56 एलिमेंट्स में से उसने कहा कि इसके आगे और कोई एलिमेंट नहीं बनेगा, और कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, इतना हाईएस्ट है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, उसने ऐसा क्यों कहा होगा। उसने ऐसा इसीलिए कहा कि अगर वो ऐसा बोलता, कि मतलब अगर वो ऐसा नहीं बोलता और सोचो आगे कोई और एलिमेंट आ जाता, अगर कोई और एलिमेंट आ जाता तो क्या होता, अगर कोई और एलिमेंट आ जाता तो क्या होता कि सोचो इसके जो टेबल है उसके बीच में कोई एक एलिमेंट आ जाता और वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी बिगाड़ देता, तो नुकसान किसका था, इसका नुकसान था। तो इसीलिए इसने नहीं बोला। और अगर इसने ये बोला कि 56 एलिमेंट के आगे नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली इतना बड़ा साइंटिस्ट अगर इतना कुछ बता रहा है और इसने ये बोला तो ये भी इसका सही होगा। और इसी चक्कर में जितने लोग अगर कोई ढूंढ भी रहे अगर एलिमेंट्स, तो वो ढूंढना बंद कर देंगे। क्या इतने बड़े साइंटिस्ट ने कह दिया कि हाँ भाई और एलिमेंट नहीं है तो ढूंढने का कोई मतलब नहीं बनता, तो वो लोग छोड़ देंगे। तो फायदा इसी का था। पर आगे जाके क्या हुआ पता, 56 तो नहीं रहे, अब तो 118 एलिमेंट होगा और मे बी आगे और आए एलिमेंट्स। तो ये इतने सारे एलिमेंट्स आ गए, तो इस बात पे भी इसकी क्या हो गई, गलत हो गई ये बात। तीसरा जो पॉइंट है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, चलो ये तो चलो माफ करे, पर तीसरा पॉइंट क्या, जो नोबल गैसेस होती है ना, नोबल गैसेस ने इसका जो ये था मतलब एग्जिस्टेंस था वो पूरा ही खत्म कर दिया। मतलब उसने पूरा बिगाड़ ही दिया, मतलब नोबल गैस की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, ठीक है ना, मतलब 8वां वो आते वो इररेलेवेंट प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया, इररेलेवेंट प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो यहीं पे न्यूलैंड की चीज खत्म हो गई। अब न्यूलैंड ने जो ये कॉन्फिडेंस से बोला था ना इतना अपने उसके लिए, वही चीज उसको ले डूबी, वही उसी वजह से सब उसको नेगेटिव तरह से देखते हैं। पर मैं नेगेटिव नहीं देखता, हाँ ठीक है हो गया उससे गलती, पर वो भी एक तरह से नेगेटिव नहीं था, उसने भी एक चीज बढ़िया ही करी है ना, बढ़िया ही अच्छी चीज ही करी कि उसने पुश करा, हम गलत प्रूफ कर पाए उस चीज को। अच्छी बात है, पर तुम्हारे सिलेबस में आगे वो बुरी बात है ना, वो तुम्हें तो पढ़ना होता नहीं कभी कभी तो पढ़ना होता नहीं। अच्छा छोड़ो। तो देखो अभी हमने आज क्या क्या देखा, हमने आज इंट्रोडक्शन देखा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, क्या होता है क्लासिफिकेशन। देन हमने क्या देखा, देन हमने जाना कि क्या मेंडेलीव का क्या था, मेंडेलीव का नहीं जाना हमने, एक तो जाना न्यूलैंड का क्या था और एक जाना हमने डोबेरिनियर का क्या था, इन दोनों को हमने जान लिया। अगली वीडियो में हम पूरा मेंडेलीव के बारे में जानेंगे, क्योंकि मेंडेलीव ने जो है वो एक अलग ही मतलब अलग ही पर्सपेक्टिव रखते हैं, जिसको हम अभी भी फॉलो करते हैं एक तरह से बोले तो उस बारे में हम पढ़ेंगे अपनी अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो तब तक अगर वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक कर देना, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना लाइक, शेयर करना ना करना वो तुम्हारी मर्जी है, पर लाइक जरूर कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।